हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। ठीक है, अगर 1857 की क्रांति के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी मेंस में 1857 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कारण, परिणाम, देन सबसे फेवरेट टॉपिक जो बीपीएससी का है दैट इज वीर कुंवर सिंह की भूमिका और बिहार में इसका प्रसार। एक और यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था बीपीएससी के थ्रू। आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट था दैट वाज 1857 की जो क्रांति थी वो ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। वन थिंग विच आई वांट टू से कि आपको इस टॉपिक में पीएचडी नहीं करना है, सो दैट वी विल ओनली कवर दोज टॉपिक्स विच आर आस्क्ड बाय बीपीएससी। ठीक है, तो इसमें हम लोग बिकॉज दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, सो दैट वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक इन 2 पार्ट्स। टुडे वी विल कवर फैक्टर्स मींस कारण एंड आउटकम्स यानी कि परिणाम। दीज 2 टॉपिक्स पॉइंट्स विल बी कवर्ड टुडे। ठीक है, अगर हम लोग कारण की बात करें तो कारण को देखने से पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, 1757 में आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम बैटल ऑफ पलासी होता है और इस बैटल ऑफ पलासी के साथ ही अंग्रेजों का इंडियन पॉलिटिक्स में जो बोलते हैं एंट्री होना दैट हैपेंड। ठीक है, उसके बाद यहां से बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के जस्ट बाद 1765 में ही एक समझौता होता है, इलाहाबाद की संधि होती है जिसके तहत ब्रिटिशर्स को ओडिशा, बिहार एंड बंगाल की दीवानी दे दी जाती है शाह आलम के थ्रू। ठीक है, यहीं से जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये 100 सालों का जो पीरियड है 1757 टू 1857, इस 100 साल में अंग्रेजों की जो नीति थी, पॉलिसीज थी, एक्ट्स जो आए, उन चीजों ने लोगों को इतना डिससेटिस्फाई कर दिया कि लोग विद्रोह पे, क्रांति करने के रास्ते पे आकर खड़े हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजों की जो भी नीतियां थी या अंग्रेज जो भी रूल लाते थे, जो भी एक्ट्स पास होते थे, उसके पीछे बस 2 ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे। और वो क्या थे कि एक तो कि यहाँ पे वो जो भी रूल लाते थे या जो भी उनका पॉलिसी होता था वो मैक्सिमम प्रॉफिट के पर्पज से वो किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड था कि ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है उसके लिए इंडिया के इंटरनल पार्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से चले, बिकॉज अगर वो सही होगा तभी उनके जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम या मार्केटिंग से रिलेटेड काम जो भी होंगे वो किया जाएगा। ठीक है, यहां पे एक और चीज आप जान लो, व्हाइट वर्डन थ्योरी। व्हाइट वर्डन थ्योरी क्या है? आप लोगों ने रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा, तो रुडयार्ड किपलिंग के थ्रू ही ये थ्योरी इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको देखें तो ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि इंडिया में रूल करना दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्योंकि इंडिया के लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, इसलिए उनको सभ्य करना, उनको कल्चर के बारे में बताना, उन पे रूल करना, यहाँ के सारे चीजों को ढंग से चलाना, दीज ऑल थिंग्स आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चीज को बताते हुए दिस वाज व्हाइट वर्डन थ्योरी। तो इस चीज को बताते हुए अंग्रेज जो यहाँ रूल कर रहे थे उसको वो सही बताते थे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एक प्राच्य निरंकुशतावाद वर्ड यूज किया जाता है। तो ये प्राच्य निरंकुशता होता क्या है? इन रूलर्स मींस यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि इंडिया एंशिएंट पीरियड से ही निरंकुश राजतंत्र देखता आया है। यहाँ पे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जैसा कुछ भी कभी भी नहीं रहा है। जनता को राजा अपने तरीके से ट्रीट करती है, जो भी पॉलिसीज हो मन में वो बनाती है। इसमें कहीं से भी जनता की भलाई या फिर जनता की सहमति कहीं पे भी नहीं होती है। और क्योंकि इंडियंस जो है वो इस चीज के आदी हैं
हैबिट है इस रूल में रहना, सो दैट दे आर डूइंग दिस, ठीक है, वो लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। अब हम लोग डायरेक्टली कारण पे आते हैं। अगर हम लोग कारण की बात करें तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक कारण देखते हैं, ठीक है। जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी विद्रोह हो, कोई भी क्रांति हो, उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को अगर आपको डील करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको आप लिखोगे एंड उसके अंदर में आप एक्सप्लेनेशंस दोगे उस विद्रोह या क्रांति के रिगार्डिंग जो कुछ भी था, ठीक है। लाइक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक, देन तात्कालिक, प्रशासनिक, सो मेनी फैक्टर्स कैन बी देयर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग आर्थिक कारण की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कृषि जो है, बिकॉज इंडिया इज मतलब इंडिया के जो लोग हैं वहां पे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कृषि जो था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे, लाइक कृषि का वाणिज्यीकरण हो चुका था। अब आप पूछोगे कि वाणिज्यीकरण क्या होता है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी लाया था जिसके तहत ऐसा था कि इन लोगों को कैश क्रॉप्स ग्रो करना था, लाइक कॉटन, इंडिगो मीन्स नील, ठीक है, इन चीजों की खेती करनी थी। तो ये कैश क्रॉप्स उगाना, आफ्टर दैट जो भू राजस्व है, कर प्रणाली है, वो भी काफी दोषपूर्ण थी, तो भू राजस्व भी पे करना। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जो कृषि से जुड़ी थी और इससे किसानों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स के कारण किसान जो थे वो इतने ज्यादा असंतुष्ट हो गए थे कि विद्रोह और क्रांति जैसी स्थिति बन गई थी। बस ऐसा था कि ये शुरू नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड के लिए काफी सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक स्टेज तैयार करते हैं और वहां पे कुछ तात्कालिक कारण होता है। उस समय एट दैट टाइम कुछ ऐसा होता है जिसके साथ वो पूरे स्टेज पे वी कैन से कि विद्रोह या क्रांति जो है वो घटित होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और चीज यहाँ पे आप देखो कि इंडिया में जो अंग्रेज आए उसका पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो यहाँ पे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। उसके अलावा प्रोडक्ट्स जो तैयार होंगे उसको बेचने के लिए, उसके यूज के लिए एक मार्केट चाहिए होगा और इसके लिए इन लोगों ने हमें अपना कॉलोनी बनाया, यानी कि हम इनके कॉलोनी थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि इंग्लैंड से जो सामान आ रहा था वो मशीन से बना होता था एंड मशीन से बने सामान को बनाने में कम खर्च आता था, लेकिन अगर हम लोग इंडियन सामान की बात करें तो उसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता था, इसलिए उसका कॉस्ट भी ज्यादा होता था। तो इस चीज को देखते हुए लोगों ने ब्रिटिशर्स के थ्रू लाए हुए सामान का यूज करना, यानी कि इंग्लैंड के सामान का यूज करना शुरू किया। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो हस्तशिल्प है उसका टोटली डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि हस्तशिल्प का ह्रास, ठीक है। दैट इज द टॉपिक पॉइंट कि ये चीज यहाँ पे होता है और इससे कई सारे जो वर्ग हैं, लाइक जो कपड़े से जुड़े, वेविंग से जुड़े हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी से जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं वो वे लोग जो हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स की इस नीति से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और की बात करें तो श्रमिक, तो श्रमिकों के साथ जो इनका बिहेवियर था वो कुछ इस टाइप का था कि बस ये काम निकालने के लिए अपना श्रमिकों को बस एक काम निकालने का साधन मानते थे। इनके साथ कैसा ट्रीट होता था ये आप इस बात से पता लगाओ कि यहाँ पे इनको उचित मजदूरी भी नहीं मिलता था। अगर कोई महामारी है तो उस समय में अगर वे एब्सेंट होते थे देन उसके लिए भी उन लोगों को कोई भत्ता या फिर किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता था, वेतन भी काफी कम होता था। तो इस तरीके से श्रमिक जो थे वो काफी
असंतुष्ट हो गए थे। तो श्रमिकों की जो समस्याएं थी वो भी यहाँ पे आर्थिक कारण में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आप आर्थिक कारण में ऐड करोगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग सेकंड देखते हैं, राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वे आर फर्स्ट तो कि हड़प नीति। ठीक है, एंड हड़प नीति के अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट दैट इज मुगल जो शासक थे तो मुगलों के साथ दुर्व्यवहार। ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट इज देयर दैट इज मुगलों के साथ दुर्व्यवहार एंड अदर मींस अन्य क्षेत्रीय राज्यों के साथ दुर्व्यवहार। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सहायक संधि। अब हम लोग एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग हड़प नीति को देखते हैं या व्यक्तिगत के सिद्धांत को देखते हैं। ये था क्या, इसके तहत इन्होंने ऐसा रूल बनाया था, ऐसा नियम बनाया था कि जितने भी राज्य हैं अगर उनके उत्तराधिकारी नहीं है कोई, तो अगर वो किसी को गोद लेते हैं तो सबसे पहले तो दो ऐसे टाइप के राज्य थे, तीन कैटेगरी में राज्यों को बांट दिया गया था। फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे राज्य थे जो कि मुगलों को पे नहीं करते थे एंड टैक्स पे नहीं करते थे, कभी अंग्रेजों के भी अधीन वो नहीं रहे हैं, तो ऐसे राज्यों को इतना तो अनुमति दिया गया था कि वो गोद ले सकते हैं बच्चों को। जबकि इसके अलावा जितने राज्य थे उसमें ऐसा किया गया था कि वे गोद ले नहीं सकते हैं, और कुछ राज्य जिनको ये अधिकार दिया गया था तो वो गोद लेने से पहले अंग्रेजों से उसके लिए परमिशन लेंगे। ठीक है, और ये था कि जो गोद लिए हुए बच्चे हैं वे इन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो ले दे के एक ऐसा सीन था कि जितने भी ऐसे राज्य जिनके अपने कोई उत्तराधिकारी नहीं है राजा के, उनका जो राज्य होगा वो लास्टली ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नेक्स्ट, मुगलों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, क्या दुर्व्यवहार था, वो ये था कि ऐसा बोला गया था कि अब जितने भी मुगल शासक होंगे, ठीक है, अब जितने भी मुगल शासक, मुगलों के जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, वंशज होंगे, उन लोगों को बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी, उन लोगों को केवल राजा बोला जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों को उन अपने परिवार के साथ लाल किला को खाली कर देने का आदेश दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं बिकॉज मुगलों को यहाँ के लोग अपना शासक समझते थे, तो इन लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय राज्यों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा था, लाइक इसी हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। इसके अलावा सहायक संधि करके कई सारे राज्यों को ब्रिटिश एरिया में, ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था। तो ये सारे कुछ ऐसे राजनीतिक कारण थे जो रिस्पॉन्सिबल थे 1857 के रिवॉल्ट के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग अदर पॉइंट्स की बात करें तो हम लोगों ने आर्थिक के बारे में बात कर लिया है, देन राजनीतिक के बारे में बात कर लिया है। अब हम लोग सामाजिक कारणों को देखेंगे, लेकिन सामाजिक कारण को देखने से पहले हम लोग धार्मिक कारण को देखते हैं। धार्मिक कारण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत बोला गया था कि ईसाई जो मिशनरीज हैं वो इंडिया में आ सकते हैं, किसी भी एरिया में जा सकते हैं और अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज था ये एक प्रॉब्लम अपने साथ कैरी करके लाया था, एंड दैट वाज धर्मांतरण की समस्या। धर्मांतरण की समस्या मीन्स यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग थे जो क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्टेड थे वो उसको इजिली अपना सकते थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ के जो लोग थे जो अपने धर्म को काफी ज्यादा वी कैन से एक इम्पोर्टेंस देना, तो ऐसे लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं था। एंड सेकेंड थिंग कि जितने भी अनाथ थे, ठीक है,
जितने भी अनाथ थे उन लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। एंड उन लोगों को, बिकॉज जो अनाथ लोग थे वहां पे उनका कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं था, तो उन लोगों को क्रिश्चियन बना दिया जा रहा था। तो ये सारे कुछ ऐसे धार्मिक रीजन्स थे जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति एक, जो बोल सकते हैं, विरोध की भावना वो क्रिएट कर सके। इसके अलावा कुछ ऐसे सैनिक कारण थे जो भी धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन हम उन कारणों को सैनिक कारणों के अंतर्गत उसको पढ़ के देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फोर्थ जो रीजन था डेट वो सामाजिक। अगर सामाजिक कारणों की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने लोगों को अंग्रेजों के प्रति एक, वी कैन से, घृणा का भाव उन लोगों के अंदर पनपाया, या फिर ऐसा, मतलब उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एंड वो सारे रीजंस क्या थे, तो जो भी सुधार से रिलेटेड एक्ट्स थे, लाइक 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड एक्ट आया था। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो सती प्रथा पर रोक के लिए अधिनियम आया था 1829 में। ठीक है, इसके अलावा नरबलि पर रोक, इसके अलावा शिशु वध पर रोक। ये कुछ ऐसे समाज से रिलेटेड, उनके सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो हालांकि इंडियंस के लिए इसको अच्छा या पॉजिटिव समझा जा सकता है, लेकिन इंडियंस को जो कि इन चीजों को अपना ट्रेडिशन मानते थे, अपनी परंपरा मानते थे, उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो इन लोगों को वेस्टर्नाइज करना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाइयत का जो प्रभाव है वो इन पे डालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिन्होंने आम आदमी के मन में, आम इंसान के मन में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा का भाव इनके मन में जगाया। ठीक है, तो ये आपका धार्मिक और सामाजिक कारण हुआ। अब हम लोग सैन्य कारणों की बात करते हैं। अगर हम लोग सैनिक कारण की बात करें तो सैन्य कारणों में सबसे पहले तो भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, दैट वाज द रीजन। अब भारतीयों के साथ क्या भेदभाव हो रहा था वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर भारतीयों की बात की जाए तो इस समय जो सैनिकों में भारतीयों का अनुपात था, भारतीयों और यूरोपियनों का अनुपात था, वो ऑलमोस्ट 5:1 का था। ठीक है, यहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन अगर सेम रैंक के इंडियन सोल्जर और सेम उसी रैंक के यूरोपियन सोल्जर को कंपेयर करें तो इंडियन सोल्जर को कम मिलता था सैलरी। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग कि इनके जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे कि सिखों के होते हैं या फिर कुछ लोग गले में लॉकेट वगैरह यूज करते हैं, तो जो धार्मिक प्रतीक का चिन्ह होता है, धार्मिक प्रतीक के लिए जो भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो धार्मिक चिन्हों को धारण करने पे रोक लगाया गया था। ठीक है, धारण करने पर रोक, ये एक कारण था। इसके अलावा एक और रीजन जो हम लोग यहाँ पे देखें वो ये था कि समुद्र पार जाने का नियम। एक सैन्य अधिनियम इस समय लाया गया था जिसमें ये बोला गया था कि अगर जरूरत पड़े तो इंडियन सैनिकों को समुद्र पार जाकर अपना सेवा देना होगा। यहाँ पे सैनिकों में जो मैक्सिमम संख्या थी वो यूपी से या फिर इसी एरिया से जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, तो अब ऐसा था कि ये जो समुद्र पार जाने वाला जो सिस्टम था वो इन लोगों के थ्रू सही नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था, और कुछ सामाजिक बहिष्कार जैसे चीज इसके रिजल्ट के रूप में देखने को मिलते थे।
तो ये जो नियम था ये कहीं ना कहीं इनकी धार्मिक मान्यताओं को इफेक्ट कर रहा था। इसके अलावा जो प्रमोशन से रिलेटेड यानी कि पदोन्नति से रिलेटेड इश्यूज थे जिसमें भारतीयों को प्रमोशन नहीं दिया जाता था, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था। इसके अलावा स्टाम्प एक्ट के तहत पहले जो कि सोल्जर्स को अपने लेटर पे स्टाम्प चिपकाना जरूरी नहीं था, वो अब इनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया। तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो विशेषाधिकार है वो अंग्रेज अब खत्म करना चाहते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे सैनिक कारण थे, ठीक है। अगर हम लोग जो इसका तात्कालिक कारण था तो उसकी बात करें तो तात्कालिक कारण एक्चुअली सैनिक कारण से ही जुड़ा हुआ था। तो तात्कालिक कारण में क्या सैनिक कारण था, तो उस समय 1856 के दिसंबर में एक एनफील्ड राइफल लाया जाता है, जो कि ऐसा उस समय अफवाह आया कि उस सबसे पहले तो उस कारतूस को मुंह से खींच कर खोलना होता था, और ऐसा अफवाह था कि उसमें गाय और सुअर के चर्बी का यूज हुआ है, जो कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं था, उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था, ठीक है। तो ये जो कारतूस है, ये जो एनफील्ड राइफल है, इसके कारण ये इसका तात्कालिक कारण बनता है। और इसके कारण यहाँ पे मंगल पांडे जो कि 34th रेजिमेंट बैरकपुर के एक शोल्डर हैं, सिपाही हैं, तो इनके थ्रू ऐसा किया जाता है कि इसके अगेंस्ट विरोध किया जाता है कि भाई ये जो एनफील्ड राइफल है ये मैं यूज नहीं करूंगा। नहीं होने पे अधिकारियों पे के साथ जो भी उनको ऐसा लगा कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, हालांकि आश्वासन दिया गया कि ऐसा किया जाएगा कि इस राइफल को हटा दिया जाएगा, पर उनको इस चीज पे उनको या फिर जितने भी सैनिक थे वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। लास्टली क्या होता है कि मंगल पांडे जो वहां पे अधिकारी थे, उनपे जो उनका वी कैन से एक हमला होता है या फिर वो जो अधिकारी को मारते हैं, उसके अगेंस्ट में इनको ये 28 मार्च की घटना है, ठीक है, 28 मार्च, ठीक है। इस समय इनको मतलब उस अधिकारी को मारने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसके लिए फिर इनको फांसी दे दिया जाता है। हालांकि मंगल पांडे को जो फांसी दिया जाता है, इससे जो भी सैनिक थे उनको एक ऐसा वी कैन से विद्रोही भावना उनके अंदर पनपता है कि वी शुड डू समथिंग अगेंस्ट इट, ठीक है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, 10 मई, ठीक है, फांसी अप्रैल की घटना है, ठीक है, एंड ये 10 मई को मेरठ से जितने भी सिपाही हैं वो दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पे बहादुर शाह को वो अपना शासक घोषित करते हैं। हालांकि बहादुर शाह अभी उस स्थिति में नहीं थे, उनकी अवस्था जो थी उनकी जो आयु थी वो उनको अलाउ नहीं कर रही थी एक सशस्त्र विद्रोह के लिए। तो यहाँ पे बख्त खां जो होते हैं वो बहादुर शाह जफर के वी कैन से नेतृत्व में वो वहां पे युद्ध करना स्टार्ट करते हैं या फिर विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जॉन निकोलसन जो कि एक अंग्रेज अधिकारी है वो मारा जाता है। हालांकि हडसन जो है वो अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिल्ली में ये घटना होती है, लेकिन दिल्ली का जो ये घटना है वो दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह जाता है। यहाँ पे रोटी और कमल का फूल ये एक सिंबॉलिक, इसको एक सिंबल बनाया जाता है विद्रोह का। ये एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है एंड वहां पे इसको वी कैन से कि भेज के ऐसा बोला जाता है, ऐसा बताया जाता है कि भाई आप अब अपने एरिया में विद्रोह स्टार्ट करो, ठीक है, क्रांति स्टार्ट करो। तो यहाँ पे जितने भी एरियाज हैं, स्पेशली इफ वी विल टॉक अबाउट नॉर्थ इंडिया, तो झांसी, कानपुर, अवध, ग्वालियर, इन सारे एरियाज में क्रांति पूरी तरीके से फैल जाती है। खासकर बिहार की भी अगर बात करें तो वीर कुंवर सिंह के रोल के बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्रांति का जो विस्तार है वो होता है।
लेकिन काफी कम टाइम में, ऑलमोस्ट 1 साल में ये जो विद्रोह है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये विद्रोह जो था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। रीजंस तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो पहले अब हम लोग जितने भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो कि इस विद्रोह की असफलता को सुनिश्चित करते हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग असफलता के कारणों को देखें तो इसमें सबसे पहला कारण जो है दैट इज नेतृत्वकर्ता का अभाव या फिर कुशल नेतृत्व का अभाव। हालांकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल, बिहार में वीर कुंवर सिंह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, इन सारे ये सारे जो क्रांतिकारी हैं इनके इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उस समय। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एक कुशल नेतृत्व मीन्स एक सिंगल ऐसा नेता जो कि पूरे विद्रोह को लीड कर रहा हो, तो ऐसा कोई नेता था नहीं। और इस वजह से जो क्रांति के समय में हम लोग देखें कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में क्रांति हुई, तो इस कारण से अंग्रेजों को इस क्रांति को दबाना काफी आसान हो गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन था असफलता का। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो भारतीयों का अंग्रेजों को सहयोग। यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत सोचना कि सारे जो भारतीय थे वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे कि विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया गया। अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो पटियाला हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, देन वी कैन से अबाउट भोपाल हो गया, ठीक है, जिंद हो गया। तो ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे अंग्रेजों का साथ दिया गया यहाँ के शासकों के थ्रू। तो इससे क्या होता है, विद्रोह जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगा और इससे जो विद्रोही थे उनको काफी ज्यादा निराशा हाथ लगी। बिकॉज यहाँ पे वी कैन सी दिस कि अगर इंटरनल पार्ट में ही लोग अगेंस्ट होंगे तो अंग्रेजों को विद्रोह दबाना काफी आसान हो जाएगा, राइट। इसके बारे में लॉर्ड कैनिंग ने बोला भी था कि अगर केवल सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाए तो इनका जो टोटल शासन है वो गुम हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन एरियाज के शासकों ने इनका साथ दिया। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो साधन का अभाव, ये एक रीजन था जो कि जिसकी वजह से ये विद्रोह या फिर ये क्रांति असफल रहा। और ये साधन की कमी क्या थी कि अंग्रेजों के पास काफी मॉडर्नाइज्ड और काफी डेवलप्ड वेपन्स थे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भारतीयों की बात करें तो इनके पास थे, बट अगर हम लोग कंपेयर करें उनके हथियारों से तो डेट वाज वेरी लेस और उनकी जो एफिशिएंसी थी वो इतनी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा नॉट ओनली वेपन, इसके साथ साथ जो युद्ध में जो लोग थे उनके लिए जरूरी सामान जो थे उसको पहुंचाना, वो उपलब्ध करवाना, ये भी काफी टफ हो गया था। और इस कारण से विद्रोह जो है वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सका, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है असफलता के लिए वो है यहाँ पे समय, ठीक है। समय या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको विद्रोह के समय में असमानता, ठीक है। तो समय की बात अगर करें तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे विद्रोह देखने को मिला। तो इससे क्या होता है कि अंग्रेजों को ये विद्रोह दबाना ये क्रांति दबाना काफी आसान हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि
1857 के क्रांति की असफलता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आई होप ऑल द रीजंस आर डिस्क्राइब्ड। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट आउटकम्स, यानी कि परिणाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग आउटकम की बात करें या परिणाम की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला परिणाम है दैट इज जो हमारा एक्ट आया था 1858 का अधिनियम, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे वी कैन से जो कि इफेक्टिव आउटकम था वो था 1858 के अधिनियम के तहत ही जो यहाँ का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे चेंजिंग्स किए गए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका, सेकंड आपका हो गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर में ये चला गया, ये तो इसी के अंदर आप डिस्क्राइब कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की जो नीति थी उसका क्रियान्वयन होना शुरू हुआ। ये क्या था, ये आप ऐसे समझो कि जिस समय विद्रोह हो रहा था, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि वहां पे काफी संख्या में ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों को अब ऐसा लगने लगा था कि अगर इन लोगों को रखना है अपने कंट्रोल में तो यहाँ पे फूट डालकर अलग अलग एरियाज के साथ या फिर अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ तुष्टीकरण की नीति अगर हम लोग अपनाते हैं तो वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खासकर अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता को अलग करने का, उनके बीच फूट डालकर और अपने आप को स्टैब्लिश करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स के थ्रू हस्तक्षेप की नीति, उसका क्रियान्वयन किया जाने लगा। मींस कि ऐसा बोला गया ब्रिटिशर्स के थ्रू कि अब हम लोग आपके सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपके जितने भी ट्रेडिशंस हैं या फिर जो कुछ भी जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था धार्मिक और सामाजिक के अंतर्गत, तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये क्रांति का बिकॉज रीजन बना, सो डेट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने अहस्तक्षेप की नीति का या फिर कम हस्तक्षेप, सीमित हस्तक्षेप की नीति का क्रियान्वयन शुरू किया। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट इसके आउटकम्स हुए उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन, सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन, ये एक इसका इंपॉर्टेंट आउटकम था। क्या हुआ यहाँ पे कि पहले जो 5:1 के रेशियो में सैनिक थे, यहाँ पे अब कुछ एरियाज ऐसे थे जैसे बंगाल वाला एरिया, वहां पे 2:1 एंड कुछ एरियाज में 3:1 के रेशियो में, मीन्स ज्यादा संख्या, पहले से ज्यादा संख्या में यूरोपियन सैनिकों की भर्ती की जाने लगी। इसके अलावा पंजाबी एंड गोरखाओं, पंजाबी और जो गोरखा लोग थे उन लोगों की भर्ती की जाने लगी यहाँ सैनिक में। ठीक है, तो पंजाबी और गोरखाओं की सैन्य भर्ती, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आउटकम हुआ सैन्य व्यवस्था को देखते हुए। इसके अलावा और अगर हम लोग अदर थिंग्स की बात करें तो यहाँ पे सहायक संधि और व्यवगत सिद्धांत के तहत जो अव्यवस्था फैली थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, ऐसा बोला गया कि अब हम लोग जो ये इसके कारण जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसको कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा अब आगे नहीं होगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आउटकम्स थे जो कि 1857 के बाद देखने को मिले। इसके अलावा भी कुछ अदर पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर वहां पे मेंशन कर सकते हो। इसमें एक तो आपका हो जाएगा कि जो हस्तशिल्प का जो पतन हो रहा था, हालांकि वो रुका नहीं, वो तो होता ही रहा, बट ऐसा
हुआ कि जो कारीगर थे, जो भी कारीगर थे, जो श्रमिक थे, उनके साथ उनसे रिलेटेड जो उनको पैसे देने या वेतन देने की जो समस्याएं थी, उसमें कुछ हद तक उन लोगों ने सुधार करने का प्रयास किया। ठीक है, और ये सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन इस वजह से किया गया था ताकि आगे कोई भी विद्रोह ना हो सके, क्योंकि अगर यूरोपियंस की संख्या ज्यादा होगी तो ऐसे विद्रोह भविष्य में न होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आउटकम के रूप में देखा जा सकता है 1857 की क्रांति के। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कारण देखा है, परिणाम देखा है। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार में इसका प्रसार कैसे हुआ और वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रही इसमें, इस क्रांति का स्वरूप क्या था। ठीक है, बिकॉज अलग अलग विद्वान अलग अलग बात बोलते हैं। जैसे कुछ लोग इसको सभ्य और असभ्यों के बीच का युद्ध बताते हैं, कुछ लोग इसको मीन्स अलग अलग लोग अलग अलग, कोई इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के जो थॉट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, स्टेटमेंट्स को देखेंगे। उसके अलावा हम लोग इसमें बिहार का जो है उसको देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। कल के टॉपिक में जैसा कि मैंने बताया कि वही सब कुछ होगा। टिल दैट प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।